हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। आई एम नंदिनी एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो रीसेंट चेंजेस जो कि प्रपोज किए गए हैं फॉर रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ एंजल टैक्स इन इंडिया। सो हम ये देखने वाले हैं कि ये जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं ये एक्चुअली है क्या, एंजल टैक्स क्या होता है, ये किस वजह से किया जा रहा है एंड इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन स्टार्टअप्स पे। यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड आर्टिकल दिया गया है जहाँ पे उन्होंने एक एक डिटेल जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे बेसिकली अगर हमें ये जो टॉपिक है वो समझना है, सो व्हाट विल डू इज़ विल ट्राई टू स्प्लिट दिस टॉपिक इनटू स्मॉल सब पार्ट्स। सो we'll start by understanding what is angel fund, we'll start by understanding what are angel investors, angel tax, the present implementation of angel tax, then we'll see the proposed changes and its impact on the Indian startup ecosystem. ठीक है, so let's move on and let's begin by understanding कि ये जो startup companies हैं ये हैं क्या। जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, उन्होंने जो है ये बोला है कि उन्होंने एक लिमिट सेट किया है दैट इज़ ऑफ ₹25 करोड़ फॉर द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम फॉर प्राइवेट कंपनीज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज स्टार्टअप। ठीक है, now there are other criteria as well which has to be fulfilled by the companies in order to be recognized as startup. जैसे the startup should be incorporated as private limited company or registered as a partnership firm or a limited liability partnership. ठीक है, सो इन कैटेगरीज के अंडर किसी भी कंपनी को अगर एज अ स्टार्टअप रिकॉग्नाइज होना है तो उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज the turnover of the company should be less than 100 crore rupees in previous financial year. The entity shall be considered as a startup up to 10 years from the date of its incorporation. मान लीजिए अगर आज इनकॉर्पोरेट हुआ है, आज से 10 साल तक हम उस पर्टिकुलर कंपनी को क्या कंसिडर करेंगे, एक स्टार्टअप कंपनी कंसिडर करेंगे। The startup should be working towards innovation or improvement of existing products, services and processes and should have the potential to generate employment and create wealth. So basically हम for example ये देख लेते हैं कि आजकल प्लास्टिक का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर कोई कंपनी है जो प्लास्टिक है उसको यूज़ करके उसको रिसाइकल करके कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रही है जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, सो दैट विल बी कंसिडर एज अ स्टार्टअप बिकॉज उनका आइडिया इनोवेटिव है, दैट इज़ एड्रेसिंग अ प्रॉब्लम एंड ऑल्सो इट इज़ बिल्डिंग अ बिजनेस वेयर इन द एम इज़ टू गेन प्रॉफिट। ठीक है, तो बेसिकली जब डिमांड क्रिएट होगी तो उसको हम एक स्टार्टअप कंसिडर करेंगे जहाँ पे वो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट को बना रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। द एंटिटी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्टार्टअप। मान लीजिए अगर एक कंपनी ऑलरेडी है और उसी में से जो कंपनी है वो स्प्लिट हो जाता है, सो वी विल नॉट रिकॉग्नाइज इट एज द पार्ट एज अ स्टार्टअप। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वील अंडरस्टैंड कि ये एंजल फंड्स क्या होता है। ठीक है, आपको जैसे पता होगा दी स्टार्टअप्स आर द कंपनीज विच आर एट देयर अर्ली स्टेजेस। ठीक है, अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर ऑपरेशंस। बेसिकली होता क्या है, व्हेन दे बिगिन दे डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट एंड ग्रो देयर बिजनेस, फॉर दैट दे लुक फॉर कैपिटल and they look for loans from banks and they look up to the venture capitalist in order to invest in their business so that they are able to establish their startups. जब भी ऐसा होता है, जब भी कोई हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल अपना पैसा इन्वेस्ट करता है किसी भी स्टार्टअप में जो कि एक बिगिनिंग स्टेज पे है, तो वो जो फंड होता है उसको हम बोलते हैं एंजल फंड एंड जिसने भी ये इन्वेस्टमेंट किया होता है उसको हम बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है, सो द एंजल फंड्स आर द पूल मनी फ्रॉम
many high net worth individual so that they can invest sizable amounts into startups and enjoy better negotiating power while doing so. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन एक्सचेंज ऑफ द इन्वेस्टमेंट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दे ओन अ इक्विटी पार्ट ऑफ द कंपनी और सम स्टेक्स इन द कंपनी. सो इस तरीके से जो ट्रांजैक्शन है वो चलता है. नाउ इन रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट व्हाट दे एक्सपेक्ट इज गुड प्रॉफिट. ठीक है, नाउ दिस इज रेगुलेटेड बाय सेबी अंडर द अम्ब्रेला रेगुलेशन फॉर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. सो अभी कुछ दिन पहले स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड पे एक वीडियो बनाई गई थी. उस वीडियो में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स का जो टॉपिक है उसको डिटेल में डिस्कस किया गया है. सो इफ़ यू वांट टू रिवाइज यू कैन सी दैट वीडियो. नाउ दीज एंजल इन्वेस्टर्स they will since they are a stakeholder in the company, so now they will have a say in the functioning of the company. ठीक है, so they will have a say in the functioning of the company and they will also receive profits in returns of the investment that they have put in the company. Now एंजल टैक्स क्या होता है अब हम ये देखेंगे. सो कोई भी जो कंपनी होती है उसका जो शेयर होता है उसका शेयर का एक फेयर मार्केट वैल्यू होता है. क्या होता है? देयर इज दिस थिंग कॉल्ड फेयर मार्केट वैल्यू. सो मान लीजिए एक स्टार्टअप है और उसके शेयर का जो फेयर मार्केट वैल्यू है दैट इज ₹10 अ पीस ऑफ द शेयर. ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि फर्स्ट राउंड में जो उनका फेयर मार्केट वैल्यू है उस पर उन्होंने पैसे लिए. देन इन द फर्दर राउंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो वैल्यू है इसको बढ़ा के कर दिया ₹20. नाउ वी नो फॉर अ फैक्ट दैट इट इज मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू, इट इज एक्सेस इन नेचर. ठीक है, सो यहाँ पे जो डिफरेंस है द डिफरेंस ऑफ ₹10, this will be considered as income of the company, income of the startup and this will be taxed. So जब ये होता है we say that an angel tax is levied. ठीक है, so the angel tax is a term used to refer to the income tax payable on capital raised by unlisted companies via the issue of shares where the share prices is seen in एक्सेस ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू. जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा था द फेयर मार्केट वैल्यू वॉज ₹10 बट द शेयर्स वर सोल्ड एट ₹20. द एक्सेस रियलाइजेशन इज ट्रीटेड एज इनकम एंड टैक्स्ड अकॉर्डिंगली. सो एट प्रेजेंट जो इनकम टैक्स रूल है उसके अकॉर्डिंगली नियर बाई 20% जो है टैक्स जो है लेवी किया जाता है. सो लेट्स मूव ऑन. Now according to the section 56 to 7B of the Income Tax Act, अब इसी को ही हम एंजल टैक्स भी कहते हैं. सो अगर कहीं पे भी इन प्लेस ऑफ एंजल टैक्स आपको ये सेक्शन दिखता है तो जस्ट अंडरस्टैंड इट कि यहाँ पे एंजल टैक्स की ही बात हो रही है. सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन द अनलिस्टेड कंपनीज रिसीविंग कंसिडरेशन एक्सीडिंग द फेयर मार्केट वैल्यू फॉर शेयर्स इशूड टू इंडियन रेजिडेंट्स are liable to pay income tax on such excess consideration. अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो शेयर्स हैं वो किसको इशू हो रहा है, इंडियन रेसिडेंट्स को, एंड उस पर जो है टैक्स लग रहा है. नाउ दिस एंजल टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 2012 एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 2013. सो अब हम ये जानेंगे कि एंजल टैक्स की ज़रूरत क्या थी. सो इन ऑर्डर टू टैकल विद द इशू ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंजल टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. अब मान लीजिए कि एक कोई ए जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है जिसके पास बहुत पैसा है, ही इज़ अ वेल्दी पर्सन. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज ही हैज़ अ लॉट ऑफ ब्लैक मनी. ठीक है, नाउ देयर इज़ दिस कंपनी नोन एज एक्स which is a startup company. Now it needs money. So यहाँ पे क्या हो रहा है, what will happen is
this A will provide the money to X and in this process the black money is converted to the white money. So ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है इसको प्रिवेंट करने के लिए एंजल टैक्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोडक्शन was as anti-abuse to prevent the laundering of black money via investments with a large premium into unlisted companies. I hope that it is clear to you the objective behind the angel tax implementation. Now let's move forward. So जो अभी अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है बेसिकली हम ये समझेंगे कि इससे पहले क्या रेगुलेशन था. So according to the regulations before this change, this proposed change, only the angel tax provisions were applicable only for investment received from resident investors. ठीक है. So यहाँ पे जो इंडियन इन्वेस्टर्स है हम उनकी बात कर रहे हैं. जो रेजिडेंट इंडियन इन्वेस्टर्स है केवल और केवल उनका जो इन्वेस्टमेंट है वही जो है टैक्सेबल था. बट जो यहाँ पे अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है इसके अकॉर्डिंग जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे, नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स होंगे, उनका भी इन्वेस्टमेंट जो है टैक्सेबल हो जाएगा. अब एंजल टैक्स जो है उस पर भी लेवी किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रीसेंट प्रपोज्ड अमेंडमेंट. ठीक है. सो थ्रू द फाइनेंशियल बिल ऑफ 2023 द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड amendments in section 56 7B of the income tax act and bring non-residents within its ambit to eliminate the possibility of tax avoidance. ठीक है. सो इनिशियली क्या था, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे दे वर नॉट दे डिडंट हैव द नीड टू पे द टैक्स. तो क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट को ये पता नहीं चल रहा था कि कौन सा कंपनी या कौन सा जो इन्वेस्टर है बाहर का वो किस स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है. नाउ विद द यूज़ ऑफ दिस प्रोविज़न नाउ द गवर्नमेंट विल बी एबल टू नो कि किस इन्वेस्टर ने कहाँ पे कितना पैसा या बेसिकली किस इन्वेस्टर ने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया है. सो जो ये जो टैक्स अवॉइडेंस का जो सिचुएशन है उसको भी अच्छे से टैकल किया जा सकता है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब दिक्कत क्या है, वॉट इज़ द इशू विद द प्रपोज चेंजेस. सो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है विच इज़ द फंडिंग विंटर ऑफ स्टार्टअप्स. सो what happened is due to COVID-19 pandemic and other scenarios globally जो कि है a situation which is leading towards an economic crisis across the globe. So उन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, the startups are facing challenge to raise funds. ठीक है. and because of that उनका जो फंड रेजिंग कैपेसिटी है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है. पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द स्टार्टअप्स एंड जो उनका अगर कोई इन्वेस्ट कर भी रहा है तो जो स्टार्टअप की वैल्यू है, जो वैल्यूएशन होता है वो क्या है, बहुत कम जा रही है. सो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो वी से फंडिंग विंटर्स. ठीक है. सो पिछले कुछ टाइम से यानी कि 2019 ऑनवर्ड्स जो है जो स्टार्टअप्स है दे आर फेसिंग दिस चैलेंज. नाउ दिस डेटा ब्यूटिफुली कैप्चर्स कि कैसे जो है startups are getting affected and there have been several news regarding the layoffs in big edutech companies recently as you must have already seen. इस डेटा के हिसाब से जो PVC इंडिया का रिपोर्ट है which is named as startup deal cracker for the year 2022. So according to this report it says that in 2022 there was a 33% drop in total funds raised. So इस डेटा से ही हमें ये पता चल जाता है कि स्टार्टअप जो है कितना बड़ा इशू फेस कर रहे हैं. नाउ इस कंडीशन में अगर एंजल टैक्स को इम्प्लाई किया जाता है, अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स तो डेफिनेटली क्या होगा, इट विल make the Indian startup ecosystem less attractive for the investors of belonging to other countries. ठीक है. So इससे क्या होगा, the Indian startups they will face the issue of raising funds. Now the foreign investors are significant source of funding for startups and have contributed to their increased valuation.
and the proposed amendments can affect the amount of investment, as I have already told you. Now, since the environment, since the atmosphere for building a startup ecosystem is not conducive due to the provisions regarding the taxes, so क्या होगा, it will make the even startups very less interested in creating their brands or establishing their companies in India. So what they will do is they will move to other countries where the regulations are a little more flexible and which are conducive for their own startups. ठीक है. The reintroduction of the tax on angel investors in India may cause startups to shift abroad, as foreign investors may not want to pay additional taxes associated with their investment in the startup. Now, startups are also concerned about the tax authorities questioning foreign investments prior to 2024. तो ये जो scrutiny वाला part है, that is also a cause of concern for the startup owners. Now, another thing is कि आपने कुछ टाइम से देखा होगा कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है in order to people to begin their startups. अब अगर इस तरीके के सिचुएशंस होंगे, ऐसे रेगुलेशंस होंगे, तो इट विल मेक इट लेस अट्रैक्टिव फॉर द इंडिविजुअल्स टू बिगिन देयर स्टार्टअप्स. सो जो गोल है इंडिया का एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने का, उसमें हैम्पर होगा. इससे जो है जो FDI इन्फ्लोज है वो कम हो जाएगा, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो कम हो जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द it can be a consequence of the possible proposed amendment. Now, ये जो रूल है इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे startups which are registered with Department of Promotion of Industry and Internal Trade are excluded from the purview of angel tax provisions. एक ये चीज़ है. दूसरा ये चीज़ है grandfathering of past investments by non-residents unless there is incriminating info, which means कि अगर मान लीजिए इसके ये जो रूल है, ये जो अमेंडमेंट है, इसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले जिन स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट हुई है बाय द फॉरेन इन्वेस्टर, अगर उस पूरे सिनेरियो में कुछ भी इंक्रिमिनेटिंग स्टफ नहीं मिलता है तो इवन दे विल बी एक्सक्लूडेड. ठीक है. तो उससे पहले के जो स्टार्टअप्स हैं जिसमें ऐसे इन्वेस्टमेंट हुए हैं, दे विल बी एक्सक्लूडेड. बट अगर कुछ भी वाइल स्क्रूटनी कुछ भी ऐसा पता लगता है, कुछ भी इंक्रिमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो दे विल कम अंडर स्क्रूटनी एंड दे माइट हैव टू पे द एंजल टैक्स. नाउ बेस्ड ऑन आवर लर्निंग टुडे, बेस्ड ऑन आवर लर्निंग ऑफ एंजल टैक्स, लेट्स ट्राई टू answer this question. So according to this question, the question says that consider the following statement regarding angel tax in India. So the tax was introduced through Finance Act of 2012. So this is a correct statement. Now according to section 56(2) of Income Tax Act, the unlisted companies are liable to pay income tax on excess consideration received on the फेयर मार्केट वैल्यू. ये तो पूरा हमने देखा ही है अभी. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट. नाउ यहाँ पे द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो है क्या हमें ये गाइडलाइंस मिल रही है. सो द स्टेटमेंट इज सेइंग द फेमा गाइडलाइंस प्रोवाइड फॉर द फ्लोर प्राइस बिलो विच शेयर्स कैन नॉट बी इशूड टू द नॉन रेजिडेंट्स. अब हमें यहाँ पे एक चीज़ समझना है, जो कि ये है कि जो सेक्शन 56(2) है, दैट प्रिस्क्राइब्स अपर सीलिंग बियॉन्ड विच द प्राइस रिसीव्ड फॉर इशू ऑफ शेयर विल बिकम टैक्सेबल. ठीक है. अपर सीलिंग जो है इनकम टैक्स का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सेट किया गया है. एंड द फेमा गाइडलाइंस दैट प्रोवाइड्स फॉर द फ्लोर प्राइस बिलो विच the shares cannot be issued to the non-residents. ठीक है. So this makes the statement 3 also correct. So इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? It's D, all of the above. Basically all the 3 statements given are correct. So the answer is D.
सो आई होप कि आपको एंजल टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आया होगा, एंड जो चेंजेस प्रपोज की है वो अच्छे से समझ आया होगा, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट है, इफ़ देर इज़ एनी डाउट, you can leave your doubt in the comment section below. We'll try to get back as soon as possible. Thank you.